काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये तो वही बात है जो हम आपको हमेशा बोलते आए हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कण के मिलने से बने होते हैं। यह कण पदार्थ में गतिमान रहते हैं। जब पदार्थ का ताप बढ़ता है तो इन अणुओं की गति बढ़ जाती है। पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। ठोसों में यह आकर्षण का बल अधिक, द्रव में कम और गैस में सबसे कम होता है। पदार्थ के अणुओं के बीच में दूरी पाई जाती है। ठोसों में यह दूरी सबसे कम होता है। द्रव के लिए ये दूरी अधिक होता है और गैस के लिए सबसे अधिक होता है। मतलब आज तक जो सब बात दीवार वगैरह के एग्जाम्पल भी करके जो बताए थे, उसी बात को समेट कर नाम रख दिया गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का गतिज सिद्धांत। अब हम लोगों को इसमें मेन बात जानना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों का गतिज सिद्धांत सिर्फ गैस के लिए है। गैस के काइनेटिक थ्योरी का जो एजम्पशन है, जो पोस्टुलेट है, यानी जो मान्यता है, वो भी ऐसा ही है कि सभी गैस छोटे छोटे अणुओं के बीच में, सभी गैस छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बने हैं। गैस के पार्टिकल को गैस का मॉलिक्यूल कहा जाता है। यह पार्टिकल रिजिड और इलास्टिक होते हैं। पार्टिकल जो है वो काफ़ी रिजिड होता है और ये इलास्टिक भी होता है, यानी फैलता और सिकुड़ता रहता है, इलास्टिक भी होता है। गैस के अणु बिंदु की भांति होते हैं, यानी जैसे छोटा सा एक पॉइंट लगाया जाता है, उस पॉइंट के भांति होता है। अर्थात इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग नहीं होता। अरे एक तो बिंदु बना दें ये तो कहें कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बताइए, तो इससे भी छोटा पार्टिकल होता है, तो आँख से दिखता है, लेकिन ये गैस का पार्टिकल तो आँख से दिखता नहीं है, तो वो काफ़ी छोटा होता है। इसका मतलब उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है तो जाहिर सी बात है उसमें वॉल्यूम नहीं है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी नहीं है। अर्थात ये पूरे गैस के तुलना में एक अणु का आयतन लगभग नेग्लिजिबल होता है। गैस के अणुओं के बीच, अभी जो कहा इंटरैक्शन फोर्स, तो गैस के अणुओं के बीच का आकर्षण बल नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो ठोस के अणुओं के बीच का आकर्षण बल होता है, द्रव के अणुओं के बीच का आकर्षण बल भी वैल्यूएबल होता है, लेकिन गैस के अणुओं के बीच का आकर्षण बल लगभग नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, जिसके कारण गैस के अणु गैस में सदा गतिमान रहते हैं। यानी ये बात तो आप लोगों के पास इसका प्रूफ भी है, अपने ही पर देखें तो प्रूफ है कि इसमें गैस भरा हुआ है। गैस भरा हुआ है का मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब मिला जुला है। मिला जुला है तो आप जो है सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो जरका सा नाक से ही लगा रहे हैं तो ऑक्सीजन आपके अंदर चला जा रहा है। या दूसरा उदाहरण कि यहाँ पर एक अगरबत्ती जला दें या सेंट यहीं पर छिड़क दें, यहीं पर, इधर नहीं छिड़कें, इधर अगरबत्ती नहीं जलाए, सिर्फ यहाँ जला दें तो धीरे धीरे पूरे कमरे में इसका महक जो है फैल जाता है। तो इससे भी साबित हुआ कि गैस के अणु चलते हैं तभी नहीं यहाँ धुआं गया, नहीं तो नहीं जाता। तो गैस के अणु गैस में सदा गतिमान रहते हैं। जिस तरह से अपने बॉडी का ब्लड जो है हमेशा सर्कुलेट रहता है, उसी तरह से ये गैस के अणु भी गैस में सदा सर्कुलेट रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर गैस का चलना बंद हो जाए तो हम लोगों का जिंदगी ही बंद हो जाएगा।
हाँ ठीक है कि जिस तरह से हमारे शरीर में चलता हुआ खून हमको नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से ये गैस के अणु जो चल रहे हैं इस कमरे के भीतर वो नहीं दिखाई देता है। वही जब तेज चलने लगते हैं तो आपको दिखाई देता है कि हवा बह रही है। तो गैस के अणु गैस में सदा गतिमान रहते हैं। गतिमान रहते हैं तो ये अणु आपस में तथा बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। मतलब इसमें जो है भगदड़ की तरह ये गतिमान रहते हैं। गतिमान रहते हैं तो आपस में भी टकराते हैं और ये दीवार से भी टकराते रहते हैं। इस टक्कर की वजह से इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस टक्कर की वजह से इनके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस टक्कर की वजह से इनके दाब में परिवर्तन होता है। दाब में परिवर्तन होता है, प्रेशर में परिवर्तन होता है। जैसे कि उधर चल रहे हैं और हवा जोर से चल रही है तो कभी न लगता कि आपको धकिया दिया। तो यानी कि ये जो आपस में टकराते हैं तो प्रेशर उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है। ठीक। और क्या है कि गैस के अणुओं की गति के वर्गों का योगफल का औसत का वर्गमूल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है। औसत वर्ग भी कहलाता है। क्या कह गए कि इसमें जितना भी गैस है वो गतिमान है। मान लेते हैं कि इसमें 1 करोड़ अणु है। 1 करोड़ अणु न मान के मान लेते हैं n अणु है। n अणु है और प्रत्येक अणु, एक अणु C1 गति से गतिमान है, दूसरा अणु C2 गति से गतिमान है, तीसरा C3 गति से गतिमान है। इसी तरह से सब के सब गतिमान है और nवां अणु जो है Cn गति से गतिमान है। ऐसा हमने मान लिया। इन सब अणुओं के गति का वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए और जोड़ के इसका औसत निकाल दीजिए, यानी n। अरे अणुओं की संख्या से भाग कर दें तो औसत हो गया। तो ये हो गया। आपको ये सब कट कट के कुछ तो आएगा, तो इसको हमने C स्क्वायर मान लिया। तो इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर इसी का वर्गमूल कर दें ऐसे आए तो हयो तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये C हो जाएगा। इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और इसको निरूपित करते हैं RMS भी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको। और क्या कहना चाहते हैं कि 2 टक्करों के बीच तय की गई दूरी को फ्री पाथ बोलते हैं। अरे जैसे फुटबॉल लिया, अब फुटबॉल लेके इस दीवार पर मार दिया तो टक्कर हुआ। एक तो इससे चला, एक तो इसमें टक्कर हुआ, तो ये दोनों के बीच का जो दूरी है इसको फ्री पाथ बोलते हैं। इसी प्रकार से गैस का अणु जो है जाके टकराया तो 2 टक्कर जो किया, उस टक्कर के बीच में जो दूरी तय किया उस दूरी को फ्री पाथ बोलते हैं और उसका औसत मीन फ्री पाथ कहलाता है। मैंने ढेर सारे फ्री पाथ को जोड़ के और उसके संख्या से भाग कर दें तो उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। MFP मीन फ्री पाथ। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों का गतिज ऊर्जा आपस में बराबर होता है। यानी इसमें ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस के एक अणु का द्रव्यमान MO मान लेते हैं और उसका गति CO मान लेते हैं। एक नाइट्रोजन के अणु का द्रव्यमान MN मान लेते हैं और इसका जो है गति CN मान लेते हैं। तो क्या कहता है कि अगर दोनों गैस का यानी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का टेम्परेचर बराबर हो, प्रेशर बराबर हो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी, ऑक्सीजन का काइनेटिक एनर्जी और नाइट्रोजन का काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर होता है। यानी समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों का गतिज ऊर्जा आपस में बराबर होता है। और एक तो वो एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस जानबे करते हैं कि समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होते हैं। ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का एजम्पशन हो गया। अभी आपने कहा कि गैसों के अणुओं के टकराने से दाब उत्पन्न होता है, उसी दाब का फॉर्मूला निकलना है। तो क्या कहना चाहते हैं? एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस
pressure of gas by the help of काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों के गतिज सिद्धांत की सहायता से गैस में उत्पन्न प्रेशर का, दाब का व्यंजक, गैस के प्रेशर का व्यंजक निकालने के लिए एक क्यूबिकल बर्तन लिया जाता है, घनाकार बर्तन लिया जाता है। वह बर्तन इलास्टिक मटेरियल से बना होता है। मतलब कि ये कमरे की कल्पना कर लीजिए, अरे क्यूबिकल यही ना हो गया, घनाकार यही ना हो गया, ये एक बर्तन हो गया। लेकिन मान लीजिए कि ये लोहा से बना हुआ है, ये सब के सब दीवार, छौ के छौ दीवार लोहा से बना हुआ है, इलास्टिक बॉडी से, मटेरियल से बना हुआ। तो लोहा का इस्तेमाल कर दें तो इलास्टिक मटेरियल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लंबा भागेगा ये, लेकिन है आसान। ये इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ घनाकार बर्तन है। इसका नाम रख दिया ए डैश और बी डैश। ये घनाकार बर्तन हो गया और इसके प्रत्येक भुजा का लेंथ एल मान लेते हैं। अगर क्यूब है, घन है, तो घन का आयतन बराबर हो जाता है एल क्यूब। तो वॉल्यूम बराबर हो गया कितना? वॉल्यूम बराबर हो गया एल क्यूब, और एल क्यूब को मान लिया भी। इसमें गैस रखा हुआ है, इस कमरे में गैस रखा हुआ है, तो जितना कमरा का आयतन होगा उतना ही गैस का आयतन होगा। तो ये गैस का आयतन भी हो गया भी। जब इस कमरा में गैस है तो इस गैस के अणु भी इसी में, ये गैस के अणु है सब, ढेर सारे अणुओं की कल्पना कर लिया। और क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक अणु का द्रव्यमान मान लेते हैं m है, तो क्या हो गया? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल बराबर हो गया m। और ये गैस, इसमें जितना भी गैस है उस सब गैस का द्रव्यमान तो कुछ है, अरे भाई अणु का द्रव्यमान मान लेते हैं, और ये पूरा गैस का द्रव्यमान। तो मास ऑफ गैस बराबर मान लेते हैं कैपिटल M है। और क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी कितना के बराबर होता है? मास बटा वॉल्यूम। अरे द्रव्यमान बटा आयतन, तो मास तो m हो गया, वॉल्यूम तो v हो गया, m बटा v बराबर हो गया d। ये डेंसिटी को d मान लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी गैस के अणुओं की संख्या बराबर n मान लेते हैं। ये सब मान लिया। तो ये गैस का अणु आपने क्या कहा? गतिमान है, तो हमने माना कि C1 गति से गतिमान है। ये गैस का अणु गतिमान है, C2 गति से गतिमान है। ये गतिमान है, C3 गति से गतिमान है, सो और जैसे ये सो और करते गए। ये Nवा लास्ट अणु है, ये Cn गति से गतिमान है। इस गति का, इस वेग का कंपोनेंट कीजिए, तो ये x अक्ष पर कंपोनेंट कीजिएगा, ये y अक्ष पर कंपोनेंट कीजिएगा, ये z अक्ष पर कंपोनेंट कीजिएगा, 3 अक्षों पर। यानी सब का तीनों अक्षों पर कंपोनेंट कर दिया। अब हर जगह x y नहीं लिख रहे हैं। इसका भी एक कंपोनेंट हो गया, अवयव हो गया, घटक हो गया, ये सब घटक हो गया। तो ये क्या हो गया? x अक्ष पर कंपोनेंट मान लेते हैं u1, y अक्ष पर का कंपोनेंट v1, z अक्ष पर का कंपोनेंट w1, x अक्ष पर का u2, v2, w2, और इसका कर दिया 3 u3, v3, w3, इसका कर दिया un, vn, wn। और क्या कर दिया? इसमें एक टॉपिक छोड़े हुए हैं। किसी भी, ये आपको अणु है,
इस अणु का वेग ये है c, इसका कंपोनेंट x अक्ष पर u, y अक्ष पर v, z अक्ष पर w है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, गैस का एक नियम है कि किसी अणु की गति के कंपोनेंट्स के वर्गों का योगफल अणु की गति की वर्ग के बराबर होता है, यानी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तीन कंपोनेंट है, x पर, y पर और z पर। तीनों के वर्गों को जोड़ दिया जाए तो इसके फाइनल गति के वर्ग के बराबर होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। पहले बेटा आप इतना ही स्टेटमेंट सुनिए, फिर आगे बढ़िएगा। काइनेटिक थ्योरी गौर से बोर्ड पर देखिए और दिमाग में बैठाइए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की सहायता से गैस के प्रेशर का व्यंजक प्राप्त करने के लिए इलास्टिक मटेरियल से बना एक क्यूबिकल पॉट ए डैश बी डैश लिया जाता है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई L और आयतन V है। अब इस बर्तन में कोई परफेक्ट या आइडियल गैस की कल्पना किया जाता है, जिसका द्रव्यमान कैपिटल M, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान M है और इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या N है, तथा यह अणु क्रमशः C1, C2, C3 सो और Cn गति से गतिमान है, जबकि इन गतियों का कंपोनेंट x, y और z एक्सिस पर क्रमशः u1, u2, u3 सो ऑन un, v1, v2, v3 सो ऑन vn, w1, w2, w3 सो ऑन wn है, तथा गैस का घनत्व d है। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? इस नियम के अनुसार हो जाएगा पहिलका के लिए, इसके लिए u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर बराबर c1 स्क्वायर। दूसरका के लिए u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर बराबर c2 स्क्वायर। तीसरा वाला के लिए u3 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर बराबर c3 स्क्वायर। सो और लास्ट वाला के लिए un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर बराबर cn स्क्वायर। ये पूरा को मिला के इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि C1 वेग वाला अणु x अक्ष पर u1 वेग से चलता है, y अक्ष पर v1 वेग से चलता है और z अक्ष पर w1 वेग से चलता है। यानी x अक्ष पर ये गैस का अणु u1 वेग से चलता है और सामने की दीवार से टकरा जाता है। y अक्ष पर v1 वेग से चलता है और सामने की दीवार से टकरा जाता है, और z अक्ष पर W1 वेग से चलता है और सामने की दीवार से टकरा जाता है। फिगर में तो नहीं मालूम होगा, ऐसे जब Q की बात की है तो समझ लीजिए कि यहाँ से जो अणु चल रहा है अगर इस दिशा में तो U1 वेग से चल रहा है, और अगर इस अक्ष पर चल रहा है तो V1 से चल रहा है, और इस अक्ष पर चल रहा है तो W1 से चल रहा है, और चल के क्या कर रहा है? टकरा रहा है। और टकरा रहा है तो क्या उत्पन्न होगा? प्रेशर उत्पन्न होगा। तो जब ये घन है तो ये दूरी कितना है? L। ये दूरी कितना है? L। ये दूरी कितना है? L। तो यहाँ से ये चला, कैसा एग्जाम्पल दिया था? फुटबॉल की तरह, इस दीवार से चला और उस दीवार से टकरा गया। U1 वेग से चला तो संवेग कितना हो जाएगा? मास m माने हैं तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? mu1। तो u1 वेग और mu1 संवेग से चल के सामने की दीवार से टकराता है और दूरी कितना तय करता है? L। अब फिर यहाँ टकराने के बाद उसी गति से लौटता है, यानी u1 गति से लौटता है और mu1 संवेग से लौटता है। बोला तो माइनस लग जाएगा। अरे इधर से आया तो प्लस, इधर से गया तो माइनस। अब फिर वहां जाएगा तो कितना दूरी तय कर लेगा? L। अरे माइनस L कहाँ से? L।
तो एल एक टक्कर में लगातार दो टक्कर, एक टक्कर ये हुआ फिर टकरा के इधर गया तो एक टक्कर हुआ होगा, तो लगातार दो टक्कर में तय की गई दूरी कितना हो गया, एल जोड़ एल बराबर 2l। तो वही कह रहे हैं कि ये u1 गति और mu1 संवेग से चलता है, u1 गति और mu1 संवेग से चलता है और सामने की दीवार से टकरा जाता है, टकरा के फिर ये लौटता है, तो लौटता है तो माइनस u1 हो जाएगा, इस वजह से ये भी माइनस mu1 संवेग हो जाएगा और लौट के फिर इस दीवार पर आता है, कुल दूरी l तय करता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में l दूरी, यहाँ से यहाँ तक आने में l दूरी तय करता है किस वेग से, u1 वेग से। तो क्या है कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय है, तो समय बराबर हो जाएगा कितना, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा वेग है। तो आपका दूरी कितना हो गया है भाई, तो आपका दूरी l गया और l आया तो 2l दूरी हो गया और वो वेग कितना हो गया तो u1, यानी यहाँ पर A से A डैश तक जाने में और वहाँ से यहाँ तक लौटने में लगा समय कितना है तो 2l बटा u1। अब क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन का दर। तो संवेग परिवर्तन का दर कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मोमेंटम कितना है mu1 माइनस, परिवर्तन का मतलब माइनस, और फिर इधर से आ रहा है तो क्या हो जा रहा है माइनस mu1, तो माइनस mu1 दर निकालना है, हाँ माइनस लगेगा, दर निकालना है। तो दर का मतलब कि समय से भाग करना पड़ेगा, तो समय से भाग करना पड़ेगा तो 2l बटा u1। और आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है कि संवेग परिवर्तन का दर बराबर होता है बल, फोर्स। तो इसलिए फोर्स कितना के बराबर हो गया, तो फोर्स बराबर हो गया 2mu1 गुना u1 उलट के ऊपर बटा 2l, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो mu1 स्क्वायर बटा l। और प्रेशर कितना के बराबर बोले हैं, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स कितना के बराबर हो गया mu1 स्क्वायर बटा l, और एरिया जिस दीवार पर की बात कर रहे हैं उस दीवार का एरिया। तो कोनो भी दीवार लीजिएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई भी क्यूब लिए हैं तो लंबाई भी l चौड़ाई भी l, तो क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा l स्क्वायर बराबर mu1 स्क्वायर बटा l क्यूब, एंड l क्यूब बराबर कितना के v, l क्यूब बराबर v, आयतन बराबर l क्यूब बराबर v। इसलिए प्रेशर बराबर हो गया, प्रेशर बराबर हो गया mu1 स्क्वायर बटा v। निकल गया ना, किसके वजह से, इस अणु के वजह से निकल गया। तो अगर इसी तरह से इस अणु के लिए निकालें C2 वाला के लिए तो ये कितना आ जाएगा mu2 स्क्वायर बटा v। 3 वाला के लिए निकालें तो ये कितना हो जाएगा mu3 स्क्वायर बटा v। इसी तरह से सब का निकालते जाएं तो लास्ट वाला के लिए हो जाएगा mun स्क्वायर बटा v। तो एक्स अक्ष पर है, एक्स एक्सिस ना है, तो एक्स एक्सिस पर उत्पन्न दाब को, उत्पन्न प्रेशर को हमने px मान लिया। तब px बराबर ये जोड़ ये जोड़ ये जोड़ ये सब का जोड़ निकलेगा, तो m तो कॉमन निकल जाएगा, बटा v कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा कितना u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस u1 प्लस un स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से y अक्ष पर का निकालें तो m बटा v तो हो ही जाएगा, लेकिन गति बदल के v1 v2 v3 vn हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस u1 प्लस vn स्क्वायर।
और आपको जेड अक्ष पर निकालें तो वेग के बदला में डब्ल्यू हो जाएगा, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर प्लस W1 प्लस WN स्क्वायर। यानी एक निकाल दिया खाली है ये MU1 स्क्वायर बटा भी, बाकी को लिख दिया सिमिलरली ऐसे ही। ठीक, अब क्या है, यानी इस दीवार पर उत्पन्न दाब ये हो गया, इस दीवार पर उत्पन्न दाब ये हो गया, और इस दीवार पर उत्पन्न दाब ये हो गया। तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दें तो औसत दाब एवरेज प्रेशर निकल जाएगा। तो एवरेज प्रेशर को हम मान लेते हैं P, तो P बराबर हो जाएगा कितना, 1/3 PX प्लस PY प्लस PZ। यस सर। यानी ये वाला दाब प्लस ये वाला दाब प्लस ये वाला दाब बटा 3 बराबर मीन वैल्यू। तो इसलिए P बराबर हो गया हेतना प्लस हेतना प्लस हेतना, तो तीनों में से M बटा भी तो कॉमन निकल जाएगा। तो M बटा भी कॉमन निकलेगा तो M बटा 3 भी हो जाएगा। और PX के बदला में हो गया U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस U1 प्लस UN स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस U1 प्लस VN स्क्वायर। और W वाला उठाएं तो W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर प्लस U1 प्लस WN स्क्वायर। यानी ये प्लस ये भाई सब तो कॉमन निकल गया है। इसलिए P बराबर हो गया M बटा 3V। U1 वाला एक ब्रैकेट में कर दें, U2 वाला एक ब्रैकेट में कर दें, U3 वाला एक ब्रैकेट में कर दें, तो क्या हो जाएगा, U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस U3 का आंसर लगा तब हाँ U3 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर प्लस U1 प्लस U1 स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर। बहुत धधाया हुआ, इसका धधाना अब खत्म हो जाएगा। नहीं, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 देखिए, इसके बदला में C1 स्क्वायर, इसके बदला में C2 स्क्वायर, इसके बदला में C3 स्क्वायर, इसके बदला में CN स्क्वायर। सर हम शुरू में नहीं रख सकते थे लोग, तो रख दो शुरू में, जब तुम्हारा लगे उतना शक्ति बता शुरू में रख, हमारा लगे तो उतना शक्ति। तू कहा कि क्वेश्चन में आंसर निकालता है, खाली आंसर में डायरेक्ट ना लिखते। तो इसलिए P बराबर हो गया M बटा 3V इंटू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस U1 प्लस CN स्क्वायर। ठीक ना, इसमें बटा n कर दें अपने पास से, n से गुना कर दें तो हो जाएगा। n से गुना भाग कर दिया, तो अब ई जाकर के यहाँ पर लागू हो गया C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बटा n बराबर C स्क्वायर। रूट नहीं लगा रहे हैं तो हाई पूरा के बदला में C स्क्वायर लिखा जाएगा। यस सर। तो इसलिए P बराबर क्या हो गया, MN C स्क्वायर बटा 3V। यही प्रेशर का व्यंजक निकल गया अणु के रेस्पेक्ट में, यानी एक अणु का द्रव्यमान गुना अणुओं की संख्या गुना उनका वेलोसिटी का स्क्वायर बटा गैस का लिए गए गैस का वॉल्यूम। ठीक, और आपको कहा क्या, एक अणु का आयतन m है, अब पूरे अणुओं की संख्या n है, तो m गुना n
एक अणु का आयतन गुना अणुओं की संख्या बराबर पूरे गैस का द्रव्यमान। तो पूरे गैस का द्रव्यमान अब कितना माने हैं m। तो ml के बदला में कैपिटल M भी रख सकते हैं। तो P बराबर हो गया mc स्क्वायर बटा 3v। तो अगर पूरे गैस के तुलना में निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये हो गया, और अणुओं के तुलना में निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला ऊपर वाला हो गया। अब पूरे गैस के तुलना में निकालना चाहते हैं तो नीचे वाला हो गया। और अगर डेंसिटी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो अभी फिगर के पास कहा आपने m बटा v बराबर d, मात्रा बटा आयतन, मास बटा वॉल्यूम बराबर डेंसिटी। तो m बटा v के बदला में d रख दें तो p बराबर हो गया 1/3 dc स्क्वायर। ठीक ना। तो इस तरह से ये तीनों प्रेशर का ही फॉर्मूला है। एक आपको गैस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में है, एक टोटल गैस के रेस्पेक्ट में है, और एक गैस के डेंसिटी के रेस्पेक्ट में है। और ये पहले जब आपको 11-12 मिला के ISC का एग्जामिनेशन हो रहा था, 2 पेपर फिजिक्स, 2 पेपर केमिस्ट्री, 2 पेपर मैथ, 2 पेपर अंग्रेजी, 1 पेपर हिंदी, 1 पेपर उर्दू, तब जा करके ये क्वेश्चन आंख बंद करके हम लोग गेस करते थे कि ये आएगा। और अभी भी जो आपको नकली एग्जामिनेशन होता है उसमें तो ये आएगा। और क्या है कि इसमें जो गैस का नियम आप लोग हाई स्कूल में रखते थे, चार्ल का नियम, बोयल का नियम, एवोगैड्रो का नियम, ग्राहम का नियम, ये सब रट्टा मारते थे। नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, रट्टा मारते थे। यहाँ रट्टा की जरूरत नहीं है, ये सब से वो टोटल सिद्ध होता है, इसे साबित करके ही वो लिखा गया है। तो साबित करने वाली बात मंगल के दिन, खिचड़ी खाइए, मंडे को खिचड़ी खाइए। खाएं, अमर जी का बेटा है, पटक के चढ़ जाइए आप लोग। खिचड़ी खिलाओ तो जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। नहीं खिचड़ी खिलाएगा तो कम से कम लाइक खिलाओ, फिर कुछ खिलाओ। ठीक ना था। सोमवार के दिन खिचड़ी है। नंबर 7। अब आवाज बंद कीजिए, कुछ काम तो होता नहीं है। बात करने में पूछिए मत कि आप लोगों का जीव कितना बड़ा है। जा रहे हैं अब सेकंड ईयर में, 10-12 दिन के बाद अब नेचर बदलिए नहीं रहा है। नेचर नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा, सीधा सीधी गाड़ी उल्लड़ होगा। अब पास कर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पास करने के बाद क्या कीजिएगा, एक के बाद लगेगा कि आँख के सामने अंधेरा हो गया, अब हमारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं, नॉलेज नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं था। कितना समझाइए आप लोग समझने के लिए, तो साल भर हो गया समझाते। तो कहा कि आइस है, आइस का टेम्परेचर कितना है बोलिए। 0 डिग्री सी है। चलिए 0 डिग्री सी। जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। उस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सी। फिर इसके बाद क्या बनेगा, वाटर कितना पर, मान लेते हैं थीटा डिग्री सी। उबाल थोड़े रहे हैं, अरे हाई पानी में, ये पानी है, इस पानी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सी, और इसमें धर के बर्फ मिला दिया, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सी। तो इस पानी में से उष्मा जाएगा बर्फ में, तो बर्फ के पानी का ताप बढ़ते बढ़ते कुछ हो जाएगा तो 20 से कम न होगा, 0 से ज़्यादा होगा, और 20 से कम होगा तो वो मान लिया कि थीटा हो गया। और पानी का ताप 20 से घट के कुछ हो जाएगा, तो पानी, इसमें जो पानी है तो ये तो पानी हो गया, पानी का ताप कितना है तो 20 डिग्री सी, और इसका ताप घट के कितना हो गया तो थीटा डिग्री सी। क्योंकि इसका ताप बढ़ के या इसका ताप घट के आपस में बराबर होगा, जिसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो बर्फ के पानी का ताप भी थीटा हो जाएगा, 20 डिग्री सी वाले पानी का ताप भी थीटा हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको MLF आए, और ये हो गया आपको CM थीटा, ये हो गया CM थीटा। तब क्या हो गया कि MLF, M कितना है, बर्फ कितना है 10 ग्राम, और LF कितना है 80, प्लस C तो हो गया 1, M हो गया 10, और ये हो गया थीटा माइनस 0 बराबर थीटा।
बराबर हो गया सी के बदला में 1, एम के बदला में 30, 20 डिग्री सी ताप वाला 30 ग्राम पानी। और क्या हो जाएगा 20 माइनस थीटा, तो इसलिए 800 प्लस 10 थीटा बराबर हो गया 600 माइनस 30 थीटा। वहाँ पर थीटा माइनस 20 ना होती है। थीटा माइनस 20 होगा, बिल्कुल होगा। बताइए क्यों होगा? है ना, आपकी बात हम मान लिए, लेकिन उसका कॉज भी तो दीजिएगा कि क्यों होगा। 20 से घट के थीटा हुआ कि 20 से बढ़ के थीटा हुआ? 20 माइनस थीटा होगा कि थीटा माइनस 20 होगा? तो क्या हो गया कि आपको है 30 इधर आ गया, तो 30 जस 40 थीटा बराबर हो गया 600 में से 800 घट गया तो माइनस 200। इसलिए पता नहीं किसी को -3 आ गया, किसी को 200/35 आ गया, पता नहीं क्या हो गया। जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, घमंड इतना है। 5 डिग्री सी थीटा बराबर हो गया -5 डिग्री सी, यानी इस मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया -5 डिग्री सी। -5 डिग्री सी का क्या मतलब हो गया कि ये पूरा का पूरा बर्फ बन गया। अरे ये बर्फ पिघल के पानी नहीं बना, बल्कि जब पानी में बर्फ डाल दिया तो पूरा का पूरा बर्फ बन गया, तभी ना माइनस में जाएगा आंसर। आए तो अब आप प्रैक्टिकली आइए, प्रैक्टिकली ये आइए कि भाई आप पानी में बर्फ डालते हैं तो बर्फ पानी बन जाता है कि पानी बर्फ बन जाता है? तो ये आंसर सही होगा? नहीं होगा। तो क्या लिख दीजिएगा? लिखिएगा रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, यानी भले ही एकदम सही मेथड से इसको निकाल लिए हैं, आंसर भी बिल्कुल सही आया है, लेकिन व्यवहार में ये आंसर संभव नहीं है। अगर संभव मान लें तो ये बर्फ बन जाएगा, पानी नहीं रहेगा। ठीक, तो क्या हो गया भाई? अब क्या करें? तो यहीं पर थोड़ा सा अकल लगाना है। क्या कि मतलब ये हो गया, बात को थोड़ा गौर से सुनिए कि बर्फ को पानी में डाल दिया, बर्फ का ताप है 0 डिग्री सी, पानी का ताप है 20 डिग्री सी। कौन हीट देगा और कौन हीट लेगा? बर्फ का ताप कम है, पानी का ताप ज्यादा है, तब पानी हीट देगा, पानी उष्मा देगा, बर्फ उष्मा लेगा। ठीक ना? तो बर्फ उष्मा लेके क्या करेगा? पिघलेगा, पिघल के पानी बनेगा। ठीक, पानी बन जाएगा, बात खत्म। लेकिन आप हमसे रुपया मांग रहे हैं, आपके पास 0 रुपया है, हमारे पास 500 रुपया है। आपको हम ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया उपलब्ध करा सकते हैं? अगर आपसे बड़ी हित ऐसी है और आपको पैसा का जरूरत है, हम देना ही चाहे तो बहुत देंगे, तो अपना पूरा पैसा न दे देंगे तो कितना दे देंगे? 500। अब आप कहिए कि ना हमको 600 दीजिए, तो पॉकेटवे में नहीं है तो हम काले आके देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो पानी के पास जितना उष्मा देगा रहेगा उतना ही न बर्फ को देगा, कहीं दूसरे जगह से तो ले आएगा नहीं। यानी हमारे पास 500 रुपया है तो आपको दे दिया कि भाई 500 रुपया लीजिए और ले जाइए, आप अपना जितना काम चलना है चला लीजिए, इससे ज्यादा हमसे नहीं हो सकता। तो पनिया तो वही बोलेगा ना कि हमारे पास जितना उष्मा है ये टोटल का टोटल हम आपको दान दे देते हैं, ले लीजिए, और जितना पिघलना है पिघल लीजिए, बाकी का काम आपका बाकी रह जाएगा, बाकी नहीं पिघलेगा। ये निगेटिव आंसर आने का मतलब हो गया कि पानी के पास पूरा का पूरा उष्मा नहीं है, जितना उष्मा है वो उष्मा देगा, उतना से जितना बर्फ पिघल सकता है पिघले, बाकी नहीं पिघलेगा, पानी पर तैरता रहेगा। ठीक है ना? आना तो 1-1.5 महीना के बाद रोजा आ रहा है, आप क्या कीजिएगा कि एक बाल्टी में पानी रख के उसमें 5 किलो बर्फ डाल दीजिएगा, सवेरा ही डाल दीजिए, तो देखिएगा कि शाम तक कुछ बर्फ जो है उसके तल पर तैर रहा है, पिघल नहीं रहा है। इसका मतलब कि पानी के पास जितना उष्मा था वो दे दिया बर्फ को कि जितना पिघलना है पिघल लीजिए, बाकी जो है आपको हम नहीं पिघला सकते हैं, आप तैरते रहिए। तो इसका मतलब हो गया, निगेटिव आंसर का मतलब हो गया कि ऑल द गिवन अमाउंट ऑफ आइस इज नॉट फ्यूज, दिया गया सभी बर्फ नहीं, जैसे निगेटिव आंसर आया तो दिया हुआ सभी बर्फ नहीं पिघलता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखिएगा कि लेट माना, लेट
मास ऑफ फ्यूज्ड आइस इज इक्वल टू दी एक्स ग्राम। यानी आपको 10 ग्राम बर्फ दिया गया था ना, तो हम मान लेते हैं कि 200 ग्राम नहीं पिघला। कितना पिघला? तो x ग्राम पिघल गया, 2 ग्राम 4 ग्राम जो भी था पिघल गया, तो हमने माना कि x ग्राम पिघल गया। तो x ग्राम पिघल गया, तो x ग्राम पिघलने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए? mLF। तो m के बदला में तो x है और LF के बदला में तो 80, ठीक ना। और जो है ये ऊष्मा मिला कहाँ से? तो पानी से। तो cm थीटा, पानी का cm थीटा, c के बदला में 1, m के बदला में 30 और थीटा के बदला में 20। तो इसलिए वो ये गुना न है जी। तो इसलिए आपको ये 0 से 0 तो कट जाएगा, 2 से तो है 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया कितना? 30/4 बराबर 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पचे 20, यानी 7.5 ग्राम बर्फ पिघलता है। और कितना बर्फ नहीं पिघलता है? मास ऑफ अनफ्यूज्ड आइस, अनफ्यूज्ड आइस जो बर्फ नहीं गलता है उसका मास। तो 10 - 7.5 बराबर कितना हो गया? 7 3 10, 8 2 10, 2.5। और क्या हो गया? तो हो गया कि भाई जो बर्फ जैसे निगेटिव आया तो कहेंगे कि सभी बर्फ नहीं पिघलता है, 7.5 ग्राम बर्फ पिघलता है और 2.5 ग्राम बर्फ पानी पर तैरता रहता है। तो 7.5 ग्राम बर्फ पिघलेगा। 7.5 ग्राम बर्फ का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सी। तो पानी का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सी। इस पानी का ताप कितना था? ये सब ऊष्मा तो दे दिया, अरे टोटल ऊष्मा दे दिया, तो इसका ताप कितना हो गया? 0 डिग्री सी। तो बर्फ वाला 0, ई वाला 0, 0 प्लस 0/2 बराबर, अरे 0 प्लस 0/2 बराबर 0। तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना हो गया? तो क्या लिखिएगा? फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बराबर 0 डिग्री सी। मिश्रण का अंतिम ताप बराबर 0 डिग्री सी, माइनस में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है और बराबर पूछता है, और बड़े बड़े जानकार भी इसको बनाने में ही पर आके रुक जाते हैं। बल्कि एगो गुरु जी थे, अब तो रिटायर करके चले गए। वो 92-93 में एग्जामिनेशन हो रहा था, तो वो एकदम एग्जामिनेशन क्या हो रहा था, 90 से लेकर के और 98 तक मैट्रिक, इंटर, बैचलर ये सब का एग्जामिनेशन होता था कि लड़का वो रिक्शा पर बैठे हुए आए या गेटवे पर खड़ा हुए, चिल्ला सर तनी हमारे क्वेश्चनवा या कॉपिया दे दो। इतना ही टीचरों लोग के इज्जत रहे लालू के टाइम पे। तो रिक्शा पर ले आके कॉपी या क्वेश्चन दे के कह परसों ले आके दे जाइए, कॉपी भेज देवे के बाद परसों न तो रह जाइए वही तरह। आ कहीं जो परसों ले आके ना दिला सब घूमल फिर आदमी ओकरा संगति अरे ओकर घर कहाँ बा, ओकर डेरा फलाना जगह, डेरा पर कहाँ बा रे तो घरे गई बा, अब घर कहाँ रे तो फलाना जगह था। चलते चलते घरे जावा फिर कॉपिया दे ना तो नौकरिया हमारे चल जाएगी, दे कॉपी। ऐसा एग्जामिनेशन होता था। तो हमारा काम ये था कि पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आता था वो तो एकदम सॉलिड मार देते थे कि हइये क्वेश्चन आएगा, घर ही से इसका तुम लोग बड़का बड़का चीट बना के ले जाना, ले जाके लिख देना और लिखते रहना, तब तक हम आएंगे। तब स्कूटर हमारा उठता था बेतिया में, आपको एक सेंटर पड़ता था राम लखन सिंह में, दूसरा पड़ता था एमजेके में, तीसरा गुलाब मेमोरियल में, चौथा महिला में और पांचवा वो महंत रामरूप में। 5 सेंटर हुआ करता था, 5 जगह हम पहुंच जाते थे। ऑब्जेक्टिव 10 गो आता था, बोर्ड पर बना दिए और सबका कॉपियाँ घूम के ऐसे हर कॉलेजों में कॉपियाँ झांकते हुए चले जाते थे। हाँ ठीक है कुछ पूछना है नहीं पूछना है, भाग के 5 सेंटर पर जाना था। एमजेके सेंटर पर गए तब वो जो है संतोष नाम का लड़का है जो आजकल रामनगर हॉस्पिटल, रामनगर पोस्ट ऑफिस का हेड पोस्ट मास्टर है, तो वो यहीं तक बना के छोड़ दिया। तब तक मारे उसको एक कपड़ा बेहुदा कहीं का क्या सिखाए हैं तुमको, तो सर कहे हैं यहीं तक होगा। कौन भोसड़ी वाला सर बोला है अब सर हुई करिया ही हम कहीं एक की आवत कुछ नहीं तो सरे हो जाता है, बोले मार जूता तो सर। अब तो सर सुन ले चल गए, अब फिर ओकरा के बोर्ड पर बने नहीं तो सर पाछे से देख रहल बड़े कि हाँ के तरह बना वो एग्जामिनेशन थोड़े ओकर नौटंकी हो। तो सब उतार लगा लड़का,
तैया से उस स्वर के सामने जब हमारे नाम के धो दे तो 4 गो गरिया दे बहुत मछली रे भाई हो गया तो 3 घंटा टाइम में 5 गो सेंटर घूम के आओ करे तो जरा बोली केहू के सुने के केहू के बतियाओ के टाइम थोड़े रहे जौन मुंह में आवे बकस निकल तो है इसको 2 तरह से पूछता है। इसको पूछता है कि इतना डिग्री सी पर इतना ग्राम बर्फ, इतना डिग्री सी पर इतना ग्राम पानी को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रण का ताप प्राप्त करें। तो है जैसे माइनस आएगा तो आपको लफड़ा करने का की नहीं है। जब ये आ जाए तो लिख दीजिए हैंस फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द 0 डिग्री सी आंसर। यानी जहां माइनस में आए तो आप उसका आंसर लिख दीजिएगा 0 डिग्री सी। ठीक। एक पूछता है कि इतना डिग्री सी ताप पर इतना ग्राम बर्फ, इतना डिग्री सी ताप पर इतना ग्राम पानी को आपस में मिला दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट प्राप्त करें, उसका परिणामी प्राप्त करें। तो यहाँ तक आना पड़ेगा कि भाई कितना बर्फ पिघला, कितना बर्फ नहीं पिघला, टेम्परेचर फाइनल कितना हुआ, ये सब आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। खाली ताप पूछेगा तो यहाँ तक में माइनस आया तो क्या बोला कि लिख दीजिए 0 डिग्री सी। अब परिणामी पूछेगा तब तो बताना पड़ेगा कि इतना पिघला, इतना नहीं पिघला, और तब टेम्परेचर हुआ 0 डिग्री सी। तो देखा था नु देखन में छोटन लगे घाव करेगा, वो वाला क्वेश्चन ये है। आप लोगों के मोबाइल पर बहुत ही होमवर्क भेजे हुए हैं, अल्लाह बल्ला। तो इसमें देख बेटा, आप लोग जो समझते हैं नॉलेज उसको नहीं कहते हैं। नॉलेज जो बोर्ड पर टेबल बनाया था उसको कहते हैं, नॉलेज इसको कहते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन ज्यादा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन कम आता है। आपको इसमें हम बहुत ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं 31 और छोटा क्वेश्चन दिए हुए हैं। नॉलेज इसको कहा जाता है। दूध और पानी को गर्म किया जाए तो दूध पहले उबल जाता है और पानी बाद में उबलता है। क्यों? तू लोग तो देखना पाप बुझते हो। दूध का टेम्परेचर कम होता है, पानी का ज्यादा होता है, दूध का 60 होता है। हाँ बोलना। दूध का टेम्परेचर 95 डिग्री सी होता है। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 65 नॉट 95, 65 डिग्री। पानी का 100। पानी का 100। तो इसलिए देखना ना, प्योर दूध का चाय तुमको बना के दे दें तो होठवा नहीं जलता, और वही पानी वाला से होठ दुनिया भर का जलता है। तो का है तो दूध तो 65 डिग्री सी पर उबलिए जाएगा, तो जो चाय बना है वो तो 65 डिग्री सी पर है ही है। अब पानी मिला करके बनाएंगे, आधा आधा मिला के बनाएंगे तो 80 डिग्री सी पर चला जाएगा। प्योरे पानी का बनाएंगे तो 100 डिग्री सी पर चला जाएगा, तो मुंह तो जलेगा। तो क्या कहना है कि हम मैंने सवाल पहले समझो कि एक बर्तन में 1 लीटर दूध रख दिया, एक बर्तन में 1 लीटर पानी रख दिया, दोनों को चूल्हा पर रख दिया एक टाइम में। अरे 2 चूल्हा वाला है तो एक के टाइम में दोनों को रख दिया, एक ही बार दोनों का फ्लेम जला दिया, तो देखते हैं कि दूध पहले उबल गया, दूध के बहुत देर के बाद पानी उबलना शुरू किया। तो इसका आंसर ये हो गया कि दूध का टेम्परेचर ये बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सी होता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। इसलिए दूध पहले उबल जाता है और पानी बाद में उबलता है। ठीक है ना? आंसर लिख लेगा ना? अब इसके बाद से है सवाल नंबर 2। समान ताप वाले जल से जलन होता है परंतु हवा से जलन नहीं होता है। क्यों? माने कहने का मतलब कि पानी है 50 डिग्री सी पर, देखना सुनो ना, पानी है 50 डिग्री सी पर, हवा भी है 50 डिग्री सी पर। तो 50 डिग्री सी वाला पनिया आपके शरीर पर उछाल दें तो आपका चमड़ा जल जाएगा, बहुत जलन होगा, बहुत देर तक जलन होगा। और वही गर्मी के दिन में, वो मई जून के महीना में हवा का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सी हो जाता है, तो उससे भी आपका चमड़ा जल के जलन होता है का? यही पूछता है कि हवा का भी ताप 50 डिग्री सी और पानी का भी ताप 50 डिग्री सी, तो पानी से जलन होता है और हवा से जलन नहीं होता है। क्यों? तो क्योंकि पानी में जो ये टेम्परेचर पूरा हीट में होता जाता है। न बेटा, कहना तो चाहते हो, कह नहीं पा रहे हो, लैंग्वेज नहीं बना पा रहे हो। पानी का स्पेसिफिक हीट 4200, हवा का स्पेसिफिक हीट 0.0001, 3 गो जीरो के बाद 1। पानी का 4200 और इसका 0.0001 है। तो तू उदाहरण ले लो
खटमल का, अच्छा खटमल छोड़ो, बकरी का और ऊँट का। ऊँट को नॉर्मल प्यास लगेगा और पानी पीने जाएगा तो 100 लीटर पानी पिएगा। ऊँट एक बार में कम से कम 100 लीटर पानी पीता है। बुझा रहा ना, 100 लीटर एक ड्राम है। और ये जो है बकरी इतना सा पानी पी के रह जाएगा, उसे 1 लीटर नहीं पिया जाएगा, ठीक ना। यही बात है कि पानी को जब आप करोगे, बना के दिखा दें कि ये पानी लिया आपने 1 किलो, तो 1 किलो पानी के पास उष्मा कितना हो जाएगा? सी के बदला में 1 है, एम के बदला में 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, और थीटा का मतलब मान लेते हैं पानी 50 डिग्री सी पर है, तो कितना हो गया? 5 × 10 पर पावर 4 कैलोरी है। हवा वाला आ जाइए, HE, सी के बदला में 0.001, एम के बदला में 1000, और थीटा के बदला में 50। तो है तो 2 2 4 है तो 3 ठो है, इसलिए HA बराबर हो गया 0.1 × 50 है। भाइयों खत्म हो गया, तो क्या हो गया? 5 कैलोरी। बात बुझा रहा है कि 1 किलो 50 डिग्री सी ताप वाले 1 किलो पानी के पास है 50,000 कैलोरी उसमें है। तो जब आपके हाथ पर जाएगा, शरीर पर जाएगा, तो 50,000 कैलोरी उसमें दे देगा आपको। इसके पास कितना है? 5 कैलोरी। ताप बराबर है, लेकिन है तो 5 कैलोरी, तो वो आएगा तो 5 कैलोरी देगा। तो 5 कैलोरी का हमारे शरीर में तो बहुत ज्यादा उष्मा, अरे हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उष्मा नहीं है। जैसे कि मान लो कि अपने शरीर का ये जानते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2400 शरीर का। और क्या है कि आपको मान लीजिए एम, आपका वजन हम मान लेते हैं कि 50 किलो है, और आपका टेम्परेचर कितना है? 37। तो इतना उष्मा तो आपके पास ऑलरेडी है, गुना भाग करके देख लीजिएगा। तो 5 कैलोरी आने से आपका कोई फर्क पड़ता है? तो वही कहना चाहते हैं कि अगर हवा का ताप और पानी का ताप बराबर हो तो पानी में ज्यादा उष्मा होता है। पानी की विशिष्ट उष्मा ज्यादा, इसलिए उसमें ज्यादा उष्मा होता है, अतः उससे जलन होता है। हवा का विशिष्ट उष्मा धारिता लगभग नगण्य होता है, अतः 50 डिग्री सी ताप वाले हवा में भी उष्मा अत्यंत ही अल्प होता है, जिसकी वजह से हमको जलन नहीं होता है। तो कहाँ जाकर के टिक गए? विशिष्ट उष्मा पर, कि पानी का विशिष्ट उष्मा अधिक है, हवा का विशिष्ट उष्मा कम है। दोनों का ताप बराबर होने के बाद भी पानी में ज्यादा उष्मा है, हवा में कम उष्मा है, इसलिए पानी से हमको जलन होता है, हवा से जलन नहीं होता। ठीक, लिखा जाएगा। अब चलो सवाल नंबर 3। उबलते जल और भाप का ताप समान होता है, परंतु भाप से अधिक जलन होता है। ये तो परसों बताए थे, ये तो परसों ही न बताए थे कि उबलते हुए 1 ग्राम पानी के पास 100 कैलोरी उष्मा होता है, और भाप के पास 640 कैलोरी उष्मा होता है। यानी दोनों का ताप बराबर होते हुए भाप के पास अधिक उष्मा होता है और पानी के पास कम उष्मा होता है, इसलिए भाप से अधिक जलन होता है, पानी से कम जलन होता है। हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पर आइए। बर्फ की सिल्ली से भाप निकलता हुआ प्रतीत होता है। बर्फ तो ठंडा होता है, और जैसे पानी उबालते हैं तो लगता है कि इसमें से भाप निकल रहा है, वैसे ही बर्फ का सिल्ली रखते हैं तो लगता है कि इसमें से भाप निकल रहा है। तो इतना ठंडा चीज में से भाप कहाँ से निकल रहा है? तो ये हो गया बर्फ का सिल्ली। आई टेम्परेचर कितना? ये चारों तरफ से हवा, हवा में कई गो चीज होता है। आजकल होंठ का फट जा रहा है, गाल का फट जा रहा है, हाथ का चमड़ा भी कुछ अजीब ढंग से दिखता है। का ये हवा में ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी मतलब भाप होता है। ये हवा में जो खाना बनाते हैं या जमीन पर पानी गिरा हुआ है या कपड़ा फैलाते हैं, तो ये सब का पानी भाप बन के कहते हैं सूख गया। सूख गया का मतलब कि पानी भाप बन के ये हवा में मिक्स हो गया। तो हवा में ये नमी भी है, भाप भी है, लेकिन जब पछिया हवा चलने लगता है तो ये भाप जो है यहाँ से भाग जाता है, मैंने और टेम्परेचर की वजह से भाग जाता है ऊपर, और ये हवा ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है, इसमें भाप नहीं रहता। इसीलिए हम लोगों का ये होंठ वगैरह फटता है कि ड्राई एयर हो गया।
तब क्या कहा कि हवा में आजकल बर्फ रखिएगा, उसमें से भाप निकलता हुआ नहीं मालूम होगा। और गर्मी में रखिएगा, लगेगा कि जितने गर्मी है उतने ज्यादा भाप निकल रहा है। तो हुआ क्या, गर्मी के दिनों में है सब हवा में भाप है, भाप है तो इसका हवा का टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री सी है गर्मी का दिन, तो भाप का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सी है। तो भाई हवा ये भाप जो इसके नजदीक में है, जो ह्यूमिडिटी मिला हुआ है, तो इसका टेम्परेचर तो 40 है, इसका टेम्परेचर 0 है। तो बर्फ से ये ऊपर वाले से हवा से टेम्परेचर जाने लगेगा किसमें, बर्फ में। तो बर्फ में जाने लगेगा तो जैसे ही इनका टेम्परेचर हीट जाएगा तो ये तो बन जाएगा कौन सी पानी, पानी बन जाएगा तो हवा के कोण पर टिक जाएगा, हवा के कोण पर टिकता जाएगा। तो ये पानी बन के हवा के कोण पर टिक के धुंधला दिख रहा है और आपको बुझा रहा है कि भाप निकल रहा है, जबकि उल्टा हो रहा है कि भाई हवा में उपस्थित भाप उष्मा देकर, बर्फ को उष्मा देकर स्वयं जल का रूप धारण करके और हवा के कोण पर लटकता जाता है, और हमको धुंधला जो दिखाई देता है तो हमको लगता है कि भाप निकल रहा है, जबकि भाप नहीं निकल रहा है, बल्कि उसमें उपस्थित जलवाष्प जल में बदल रहा है। ठीक है, लिखा जाएगा जी। अब इसके बाद से आ जाइए सवाल नंबर 5। जल फुहार से कमरे का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्यों? मतलब इस कमरे में एकदम खचाखच स्टूडेंट भरा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से एकदम ये गरम हो गया है। तो हमने कहा कि कूलर चला दो, तो कूलर चला दो, तो कूलर में से क्या निकलता है, जल फुहारे ना निकलता है। तो ये जल फुहार इसमें फैलने लगा तो आपको लगता है कि कमरा ठंडा हो गया। तो का है, यही पूछ रहा है कि जल फुहारा से कमरा का ताप घट जाता है, क्यों? तो वही बात अभी जो यहाँ पर बताए थे वही ना, कि हवा का विशिष्ट ऊष्मा तो कम है, अब पानी का विशिष्ट ऊष्मा तो ज्यादा है। जब छिड़काव करेंगे तो हवा के ऊष्मा को पानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके जमीन पर गिर जाएगा। नतीजा ये होगा कि हवा का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो आपको नीचवा गर्म मालूम होगा, लेकिन ऊपर वाला सब पोर्शन आपका ठंडा मालूम होगा। तो जल फुहार से क्यों कमरा ठंडा हो जाता है? तो आपका जवाब यही होगा कि पृष्ठ तनाव घटने के कारण, विशिष्ट ऊष्मा बढ़ने के कारण हवा का ऊष्मा जो है जल फुहार में चला जाता है, जिसके कारण जल का हवा का टेम्परेचर घट जाता है और कमरा जो है ठंडा मालूम होता है। सवाल नंबर 6। इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, क्यों? यानी बस में, ट्रक में, ये सब में क्या करते हैं, पानी ना भरते हैं भाई। हम पूछते हैं पानी काहे भरते हैं, पानी ऐसे क्यों ठंडा करते हैं? तो आप डीजल से, पेट्रोल से, कुछ से ठंडा कर सकते हैं। तो एक बार ऐसे ही टहल रहे थे तो देखे कि एक लड़की लिख रही है कि पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए पानी का उपयोग किया जाता है। अरे बाबा, तो विज्ञान खाली तुम्हारे भारत के लिए नहीं ना है। अब भारत में बहुत ऐसा जगह है, भारत की बात करते हो तो बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर गर्मी के दिन में 10 लीटर पानी, 5 लीटर पानी मिलता है, इतने में खाना है, इतने में पैखाना है, इसमें नहाना है, सब सही में करना है। अरे राजस्थान में, गुजरात में पानी का बहुत कमी हो जाता है गर्मी के दिन में, वो तो टैंकर से पहुंचाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल जाता है। अब कोटा फिक्स है कि आपके घर में इतना मिलेगा, आपके घर में इतना, दिन भर ही को सामान लाइने लगाए रह जाता है कि पानी आएगा तो हमको पानी मिल जाएगा। और अब में अरबियन कंट्री में 1 गिलास पानी पीना है तो आपको अगर खरीद के पीना है तो 25-50 रुपया से ज्यादा ही में 1 गिलास पानी मिलेगा। वहाँ भी आसानी से मिल जाता है, तो नहीं, पानी आसानी से नहीं मिलता है। बल्कि उसका कारण ये है कि इंजन चलते चलते गर्म हो जाता है। इस धरती पर सबसे स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो पानी का 4200। अब पानी को उष्मा का डाकू माना जाता है, जहाँ भी देखता है उष्मा उछीन लेता है, लूट लेता है। तब इंजन गर्म हुआ और उसी में तब तक पानी धर के घुमा दिया, तो इंजन के लोहा लकड़ में जो भी उष्मा है वो पानी लूट लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। विशेष उष्मा ज्यादा होने के कारण इंजन का टेम्परेचर घट जाता है। बात समझ में आ रही है? तो विशिष्ट उष्मा अधिक होने के कारण रेडिएटर में पानी का उपयोग किया जाता है इंजन को ठंडा रखने के लिए। सवाल नंबर 7। बादल वाली रात एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अधिक रहता है, क्यों? तो मतलब कि दिन भर जो सूरज से उष्मा आया या आपके घर द्वार में जो खाना पीना बनाने से, इंजन वगैरह चलाने से, वाहन वगैरह चलाने से, ये कौन सा है भाई? हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, ठीक। तो अब क्या है कि इंजन चलाने से जो उष्मा उत्पन्न होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, और जब सूरज डूबता है तो ऊपर का ताप क्या घटने लगता है, इसलिए ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है।
है, और हमारा टेम्परेचर 9-10 बजे रात तक नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब बादल लग जाएगा तो दिन भर तो उसमें पैदा हुआ और सूरज डूबने के बाद इसको ऊपर भागना है, लेकिन बादल लग गया तो ये ऊपर भागेगा, धरती के और सूरज ये बादल के बीच में घिर जाएगा। इस वजह से हमारे वातावरण का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा और हमको गर्मी मालूम होगा। बादल वाला रात बहुत ज्यादा गर्म मालूम होता है। ठीक इसी वजह से कि ये उष्मा त्यक्त होकर दूर नहीं जा पाता है, बल्कि बादल और पृथ्वी के बीच में घिर जाता है। सवाल नंबर 8, ओलावृष्टि के बाद वायुमंडल ठंडा हो जाता है क्यों? ओलावृष्टि बुझते हो ना? अरे पथराव जो नहीं होता है, पत्थर पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं बनौरी पड़ रहा है और क्या पड़ रहा है ओला, तो इसी को ओलावृष्टि करते हैं। तो ओलावृष्टि आज हो गया तो कल ठंडा मालूम होगा, तो यो बताना पड़ेगा। अरे ओलावृष्टि हुआ तो बर्फ न गिरा, बर्फ जमीन पर गिरा तो पिघल जाता है ना, तो पिघलने के लिए उष्मा कहाँ से लेता है? हवा से ही लेता है ना। तो हवा तो उष्मा दे के बर्फ को पिघला दिया तो उसका टेम्परेचर घट गया तो ठंडक मालूम होगा। तो यही कह दोगे कि भाई ओलावृष्टि के बाद पृथ्वी पर पड़ा हुआ ओला वायुमंडल से उष्मा लेकर अपने आप को पिघलाता है, जिसकी वजह से वायुमंडल का टेम्परेचर घट जाता है और हमें ठंडा मालूम होता है। सूर्यास्त के बाद कमरा अधिक गर्म मालूम होता है क्यों? अरे गर्मी के दिन में जब सूरज डूबने लगेगा तो आपको मालूम होता है बहुत ज्यादा गर्मी हो, और फिर 9-10-11 बजे रात तक लगेगा कि थोड़ा नॉर्मल। तो का तो जैसे ही सूरज दिन भर तो ये आपका मकान दुकान, ये अपने चंपारण के लोगों को ऐसे ही बेवकूफ थोड़े कहा जाता है। चंपारण के लोगों को कहता है लोग कि चंपारण के लोग चौपट होला। तो का वो चले जाइए आप कर्नाटका वगैरह में, गुजरात में, आंध्र में, यानी दक्षिणी भारत जो बहुत डेवलप्ड है, तो वहाँ पर है दीवार का जो है वो दीवार का पेंटिंग हो ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन छत पर जो है बहुत मोटा वो लोग व्हाइट कलर का पेंटिंग करा देता है। का तो उष्मा जो आएगा सूर्य का वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, घर को नहीं मिलेगा। अब प्रायः उधर का घर व्हाइट कलर से ही दीवार भी पेंट किया रहता है कि इस पर जितना भी उष्मा पड़ेगा सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, घर में कम से कम मिलेगा। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, तो दिन भर जो है उष्मा एब्जॉर्ब करता है घर। और जैसे ही सूरज डूबेगा तो हवा का टेम्परेचर डाउन हो गया तो आपका घर जो दिन भर उष्मा एब्जॉर्ब किया हुआ है ये उष्मा त्यागना शुरू करेगा। तो त्यागना शुरू करेगा तो आपके अगल बगल का एटमॉस्फेयर तो गर्म हो ही जाएगा। इसलिए आपको लगता है कि सूर्यास्त होते होते लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होने लगा, और कुछ देर रुक जाइएगा 10-11 बजे रात तक तो ये मुक्त होकर के ऊपर चला जाता है, तो लगता है कि आपको नॉर्मल है। तो अक्सर ना गर्मी के दिन में कहते हैं ये मेरा थोड़े नींद लगी, इतना गर्मी बाद 10-12 बजे रात में आपको बल जाएगी। कैलोरीमीटर तांबा का बना होता है क्यों? तांबा का वो क्या कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, उसमें प्रतिरोध कम होता है, यानी ये जल्दी से उष्मा ग्रहण कर लेता है, जल्दी से उष्मा त्याग लेता है। और उसके बाद अल्युमिनियम है वो भी तांबा के बाद है। जैसे तांबा का तार में बहुत अच्छा मानते हैं, अल्युमिनियम का बहुत खराब मानते हैं, बहुत उसके बाद मानते हैं कि अल्युमिनियम का ठीक है। मैंने फर्स्ट में तांबा सेकंड में अल्युमिनियम, वैसे ही फर्स्ट में तांबा का कैलोरीमीटर और सेकंड में अल्युमिनियम का कैलोरीमीटर। तो ये उष्मा को बहुत शीघ्रता से ग्रहण करता है और त्यागता है, इसीलिए इसका उपयोग होता है। बस एक क्वेश्चन वही है। कैलोरीमीटर को ऊन या रुई से घेर कर रखा जाता है, कि उस दिन दिखाया था ना, तो काहे घेर के रखा जाता है कि उष्मा का त्याग नहीं हो, उष्मा का त्याग को रोका जा सके, इसलिए ऊन या रुई से घेर कर लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। नॉलेज ये सब है, ठीक है ना। कल नया चैप्टर चालू करेंगे, रोज नोमेरिकल बना के आइएगा, 1-2 नोमेरिकल रोज पूछिएगा। कल नया चैप्टर का